टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। देखिए, महामुकाबला इस वक्त चल रहा है। 5वें चरण की वोटिंग आज हो रही है और सबसे ज्यादा चर्चा इस 5वें चरण में अगर किन्हीं सीटों की हो रही है तो वो रायबरेली और अमेठी है। रायबरेली का मूड आज मैंने आपको दिन भर दिखाया, पोलिंग बूथ से एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई और आपको ये बताने की कोशिश की कि रायबरेली में असल मुद्दा क्या है। अब हम अमेठी पहुंच चुके हैं और अमेठी में भी यही लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। स्मृति ईरानी यहां पर मजबूत नजर आ रही है या केएल शर्मा यहां पर मजबूत नजर आ रहे हैं। चर्चा लखनऊ की भी हो रही है, कैसरगंज की भी हो रही है, बिहार की हो रही है, महाराष्ट्र की हो रही है। वोटिंग परसेंटेज आखिर क्या कहता है, इन तमाम सवालों पर आज करेंगे मुकाबला। क्योंकि एक तरफ 5वें चरण का जो इलेक्शन है वो हो रहा है, वोटिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ आने वाले चरणों के लिए अभी से जान झोंकनी शुरू कर दी है तमाम दिग्गजों ने। एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में नजर आए तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ ऐसे ही सुर पकड़े। जवाब अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया। तेजस्वी यादव भी अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं और विदेशी नेताओं को याद कर रहे हैं। आज मुकाबला में करेंगे चर्चा, कौन किस पर भारी है। 5 चरण का चुनाव बीत गया, किसकी कैसी तैयारी है, कौन कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं आज के कुछ बड़े बयान। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जिस समय 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़कर के भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। कहीं भी कोई संकट आ जाए, यद्यपि ये देश को संकट देने वाले लोग ही हैं, जो आपके संकट में आपके साथ नहीं हो सकता, जो आपके सुख दुख में आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, जो आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके हम लोग स्वयं भी पाप के भागीदार कतई न बने। अरे भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं। देखो नॉर्थ कोरिया वाले हैं ना, किम जोंग को भी बुला ले और दोनों चारों मिलकर के तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। कांग्रेस पार्टी के साहबजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा, दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। अब देखिए, 4 जून को क्या होगा इसका फैसला तो जनता को करना है और जनता ने फैसला करना शुरू कर दिया है। लगातार उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद किया जा रहा है। जबरदस्त गर्मी है, तेज धूप है, उसके बावजूद मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट की कीमत को समझते हुए मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर कैसे हो रही है सियासत और कैसे सियासी दावे किए जा रहे हैं, आइए इसी पर करते हैं मुकाबला की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं, शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मलूक नागर हमारे साथ हैं, एमपी लोकसभा और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अंशु अवस्थी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और नाहिद लारी खान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। बड़ा कॉन्फिडेंट गांधी परिवार नजर आ रहा है, चाहे रायबरेली की बात करूं चाहे अमेठी की बात करूं, और अपनी विरासत को एक बार फिर वो समेटेंगे, सजोएंगे, ये तो कम से कम वो बॉडी लैंग्वेज से भी और बयानों से कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये कब इस प्रकार से कॉन्फिडेंस में नहीं थे बताइए। आपको याद होगा कि 2014 में भी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 272 नहीं मिलेगी, 2019 में भी कह रहे थे कि 272 नहीं मिलेगी, और 2024 में भी यही लगा रहे हैं, यही बयानबाजी कर रहे हैं। परंतु पूछिए इनसे कि यदि इतने कॉन्फिडेंट थे तो वायनाड से भागकर, वो भी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों जाना पड़ा? वहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाते ना। समाजवादी पार्टी यदि इतनी कॉन्फिडेंट थी तो जो 5 उनकी जो पारिवारिक सीटें हैं वहाँ पर परिवार के ही सदस्यों को लड़ा दिया, बाहर से कहीं लड़ लेते, वाराणसी से ही लड़ लेते। ये तो कह रहे हैं ना कि क्योटो में भी
जो ये इस प्रकार से तंज कसते हुए कह रहे हैं कि क्योटो में भी उनके लिए मुश्किल होने वाली है, तो वहीं से लड़ लेते, वहाँ से तो नहीं लड़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर इनमें इतना कॉन्फिडेंस होता तो आज वो जैसे मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, आप देखें ना, आप अमेठी में हैं, आज उस अमेठी में जहाँ पर डायलिसिस सेंटर नहीं था, वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज नहीं था, अमेठी में ब्लड बैंक तक नहीं था, वहाँ पर लाखों लोगों के पास घर नहीं था, पीने का पानी नहीं था, आज वहाँ पर AK-203 की सीरीज़ की राइफल बन रही है, वहाँ पर कोको कोला का प्लांट लगा हुआ है। इनसे पूछे 50 वर्ष में अमेठी के लिए क्या किया। और अब तो केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ऐसे उतर आए हैं कि सीधे सीधे कह रहे हैं कि पूरा मुस्लिम आरक्षण जो है वो दे देंगे, मतलब कि MY फैक्टर में से Y को भी हटा दिया। पूछे अब जो बैठी है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कि क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण स्वीकार्य है, और वो भी SC ST OBC कोटे से देना स्वीकार्य है। अब तो ऐसे है कि वोट बैंक जिहाद से लेकर राम मंदिर बेकार, इन मुद्दों पर वो आ चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति पर वो उतर आए हैं, इसलिए काम नहीं गिनवा पा रहे हैं और काम का मुकाबला नहीं कर पा रहे। और अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो ये भी बता दे, रायबरेली से तो कह दिया है कांग्रेस ने कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा जो है राहुल गांधी होंगे, तो नाहिद जी बता दे कि स्वीकार्य है राहुल गांधी या नहीं स्वीकार्य है। हाँ। ठीक है, चलिए इन बातों का जवाब अंशु जी पहले आप दे दीजिए। आपका ये कॉन्फिडेंस तो 2014 में भी था, 2019 में भी था, लेकिन 19 पे तो सबसे बुरा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में खासकर कांग्रेस ने किया था। एक सीट रायबरेली आप बचाने में कामयाब हो पाए थे। इस बार ये दोनों ही सीट आपके दांव पर लगी हुई हैं। प्राची जी, हमारी दोनों सीटें नहीं, उत्तर प्रदेश में हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और 80 सीटों पर पूरी ताकत से हम काम कर रहे हैं और जनता हमारा समर्थन कर रही है। और देखिए, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। हम तो कहते हैं शहजाद पूनावाला को भी कॉन्फिडेंस में भी रहना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी रहना चाहिए, अमित शाह जी को भी रहना चाहिए, बीजेपी के सभी नेताओं को रहना चाहिए, लेकिन रहते नहीं हैं। क्योंकि जब हम बेरोजगारी पर बात करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और वो मंगलसूत्र पे चले जाते, पाकिस्तान चले जाते, भैंस चोरी पे चले जाते, पता नहीं क्या क्या बताने लगते हैं। तो हम तो कहते हैं इनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि इन्होंने आखिर इस 10 सालों में युवाओं के लिए क्या किया। आपने इन 10 सालों में किसानों के लिए क्या किया? MSP पर कानून बनाने का वादा था, आपने वो क्यों नहीं बनाया? अब दूसरी बात, अमेठी की शहजाद पूनावाला ने की, कुछ काम नहीं किया। हम सिर्फ इतनी बात पूछना चाहते हैं, शहजाद पूनावाला जी, आप अमेठी कितनी बार आए हैं? इसका पहले जवाब दे दीजिए, फिर अमेठी के बारे में बात करिए। क्योंकि मैं तो अभी भी प्रभारी था वहां पर, मैं लगातार 10 दिन से था, 2014 के भी चुनाव में था, 19 के भी। शहजाद पूनावाला कितनी बार आए, इस बात का जवाब वो बाद में दे दें। दूसरा, ब्लड बैंक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। स्मृति ईरानी जी तो वहां पर 10 साल से घूम रही हैं, 10 साल से। उन्होंने सिर्फ एक काम किया घूम घूम कर, कि कांग्रेस की सरकार में जो वहां पर काम हुए थे वहां पर ताला लगवाने का काम किया। आप ब्लड बैंक की बात करते हैं, मुंशीगंज का अस्पताल, उसको बंद कराने का काम किया बीजेपी की सरकार ने। तो हाईकोर्ट का आप धन्यवाद देते हैं हम सभी कि हाईकोर्ट की वजह से खुला। और दूसरा, अमेठी में जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया गया, अमेठी की जो राजनीति थी वो सच की राजनीति थी। गांधी परिवार ने वहां कभी किसी से झूठ नहीं बोला। हमने वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया लगाए, जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। नहीं, अब देखिए, एक सवाल आपने शहजाद से पूछा, वो सवाल अभी शहजाद से जवाब आपको दिलवाऊंगी अंशु जी, लेकिन एक सवाल तो बड़ा वाजिब है ना। आज तो देखिए चुनाव हो गया, आज तो मतदान हो गया और जो EVM में कैद हो गया फैसला, उसे तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जब इतने काम आप लोगों ने किए और इतने कॉन्फिडेंट आप थे, तो क्यों नहीं अमेठी से ताल ठोकी राहुल गांधी जी ने, या क्यों कोई गांधी परिवार का सदस्य अपनी विरासत वाली सीट से नहीं लड़ा? देखिए प्राची जी, हमने काम किए हैं और राहुल गांधी जी ने अभी जो सभा थी 2 दिन पहले, उसमें भी उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी दोनों में हमारे लिए एक जैसे हैं, एक समान हैं। जो 10 रुपए अगर अमेठी को आएगा तो 10 रुपए अमेठी रायबरेली को भी जाएगा और 10 रुपए अमेठी को भी जाएगा। अमेठी से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। मैं अमेठी जब आया था तो मेरी उम्र 12 साल थी, मैंने अमेठी से ही सीखा है। अब आपने कहा कि चुनाव क्यों नहीं लड़े? देखिए, चुनाव रायबरेली से लड़ रहे हैं, हाँ। वायनाड से लड़ रहे हैं, देश में बेल्लारी से सोनिया गांधी जी लड़ी थी, इंदिरा गांधी जी चिकमंगलुरु से लड़ी थी, लेकिन रायबरेली अमेठी को नहीं छोड़ा।
दूसरा ये कह रहे हैं कि अमेठी से चले गए, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी इसीलिए आरोप लगाती है आप पर भारतीय जनता पार्टी कि आप लोग डर गए हैं। आपने एक सवाल पूछा था, आपने एक सवाल पूछा था सर, मेरे साथ और भी मेहमान है, जल्दी जल्दी करिए। हाँ देखिए, ये कहते हैं कि भाग कर चले गए। क्या प्रधानमंत्री जी बड़ोदरा से भागकर काशी आए थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी भागकर बलरामपुर से ग्वालियर जाते थे, ग्वालियर से लखनऊ आए थे? क्या आडवाणी जी भाग भाग कर चुनाव लड़ते थे? अरे ये गांधी परिवार की लोकप्रियता है कि देश में इसका छोटा सा जवाब दीजिए, फिर नाहिद जी आपके पास करता हूं आपके चैनल से। प्राची जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है अंशु जी, लड़के दिखाते हैं। प्राची जी, ठीक है अंशु जी। अच्छा, आपने जो एग्जाम्पल दिया अब उसका जवाब आने दीजिए। अंशु जी, प्राची जी, इन्होंने अभी कहा स्मृति ईरानी जी ने घूम घूम कर क्या काम किए, तो सुनिए। 4 लाख लोगों को टॉयलेट मिला, 3,80,000 लोगों को गैस पाइप का वाटर कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, 1,50,000 लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बने, 4 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिली, 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, 13,000 लखपति दीदी बनी, सॉइल टेस्टिंग लैब बना, रेल नीर प्लांट बना, मिलिट्री स्कूल बना, 210 रोड बने, गर्ल्स कॉलेज बना। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी तो 60 बार गई अमेठी, हारने के बाद भी गई। राहुल गांधी हारने के बाद और 2014 में तो जीते थे, उसके बाद कुल मिलाकर कितनी बार गए? क्योंकि शहजाद पूनावाला और अंशुल गुप्ता के जाने का वहां पे सवाल नहीं है। अंशु गुप्ता और शहजाद पूनावाला का काम टीवी पर बैठकर अपने प्रवक्ता होने का धर्म निभाना है। पर मुझे बताइए, जो चुनाव वहां पर लड़ते हैं, स्मृति ईरानी 60 बार गई, अब राहुल गांधी कितने बार गए वो जरा बताइए। राहुल गांधी बैंकॉक ज्यादा गए, अमेठी कम गए। अच्छा ठीक है, इसका हिसाब हम बाद में कर लेंगे। अंशुल जी, आप इसका जवाब दीजिएगा और बताइएगा, जरूर काउंट करके बताइएगा कि राहुल गांधी को कितनी बार अपने संसदीय क्षेत्र रहे अमेठी की याद आई थी। उससे पहले नाहिद जी को चर्चा में ले आती हूँ। नाहिद जी, आपने तो अलग ही दावा किया हुआ है, आप तो हर फेज में एक अलग दावा करते हैं आपके नेता, और उनका तो पक्का है कि 80 में से 79 सीटें जीत रहे हैं। तो ये काशी को क्यों छोड़ रहे हैं? वहां पर भी जीत का दावा कर ही दीजिए, जब दावा ही करना है तो। देखिए प्राची जी, मैं शुरू से बताती हूँ आपको। देखिए 3 चरण के जो चुनाव हुए, तीसरे चरण में आप देखिए कि माननीय डिम्पल यादव जी ने जोरदार चौका मारा। तीनों चरण में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ, बुरी दुर्गत हुई। उसके बाद चौथा चरण आया, 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। 13 लोकसभा से कन्नौज सहित 13 लोकसभा सीटों में जो चुनाव हुआ उसमें और बुरी दुर्गत हुई। वहां तो आप ही कह सकते हैं कि भाजपा तो न 3 में रही और न 13 में रही। माननीय अखिलेश यादव जी ने चौथे चरण में ऐसा जोरदार छक्का मारा कि भाजपा हो गई चारों खाने चित। अब भाजपा के जितने उम्मीदवार हैं, मैं अनेकों उम्मीदवार आपको बता सकती हूँ, उनकी जमानत जब्त होगी। अब देखिए भी भाजपा अब 5वें चरण में आ गया। माननीय राहुल गांधी जी 5वें चरण में अभी जोरदार छक्का मार दिया माननीय राहुल गांधी जी ने, और 14 की 14 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जनमानस जो है जोरदार तरीके से झमाझम अपने वोटों की बारिश कर रही है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को, और दोनों हाथ दोनों पैरों से भाजपा के उम्मीदवारों को चरखा दाव से जोरदार पटकनी भी दे रही है। अभी आप देखिए, अभी बात हो रही थी कि वो डर के भागे, ये डर के भागे। अरे मैं ये सब बातें नहीं करना चाहती कि मोदी जी गुजरात से डर के भागे या भगाए गए, मैं ये सब बातें नहीं करना चाहती। लेकिन जो आप क्यूटो की बात करी तो ये तो सही बात है कि देखिए 80 की 80 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन की जीत तय है, लेकिन जो एक सीट क्यूटो है, अभी तो वहां की काशी की जनमानस तय करेगी ना ये क्यूटो बना कि नहीं बना। वैसे ही जनमानस वहां बहुत नाराज है, बहुत आक्रोशित है। जिस तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हुआ। किस तरह से छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, वीडियो वायरल हुआ, पूरे विश्व में शर्मसार हुआ भारत। तो ये वहां की जनमानस कह रहे कि जो सांसद अपना संसदीय क्षेत्र नहीं संभाल सकते वो देश का संभालेंगे। अब आप देखें कि बीजेपी रात दिन जो है बंगाल को कोसती है, लेकिन आप 5 चरणों के चुनाव देखिए। 5 चरणों के चुनाव में बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, आज भी 65% वोटिंग हुई। वहीं आप देखिए भाजपा शासित राज्य में चाहे उत्तर प्रदेश 50%। अच्छा चलिए, यानी कि वोटिंग ज्यादा हुई है वो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुई है, और वोटिंग अगर कम हुई है तो वो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुई है। ये कॉन्फिडेंस अच्छा है नाहिद लारी जी आपका। लेकिन जो उदाहरण आप लोग बार बार प्रधानमंत्री का देते हैं, एक उस पर छोटा सा मेरे को जवाब दे दीजिए, एक छोटा सा सवाल उसमें इंक्लूड कर लीजिए, फिर उसके बाद जा रही हूँ मैं दूसरे मेहमान के पास। उसमें बहुत छोटा सवाल इंक्लूड कर लीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। इनके पास तो आधार है बीजेपी के पास ये कहने का कि आप अमेठी में हारे तो अमेठी वापस लौटने की आपने हिम्मत नहीं की। गुजरात में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है नाहिद जी, आप बड़ी समझदार हैं। नहीं देखिए प्राची जी,
मैंने आपको बताया, देखिए वहां हिम्मत नहीं हुई ना मोदी जी की जाके लड़ने की, क्योंकि भागे या भगाए गए। मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहती। देखिए रायबरेली अमेठी सहित पूरी 14 की 14 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। एक तरफा वोटिंग हो रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, झमाझम वोटों की बारिश हो रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में आप देखिए, हालांकि वोट परसेंटेज गिरना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वोट परसेंटेज फेज वाइज गिरता चला जा रहा है, वो स्पष्ट दिखा रहा है कि जनमानस भाजपा से आक्रोशित है, सत्ता दल से आक्रोशित है। लेकिन फिर भी ये तर्क थोड़ा समझ में नहीं आता है। आप कॉन्फिडेंस हो सकती हैं, कॉन्फिडेंट हो सकती हैं, लेकिन पीएम मोदी को गुजरात में किस बात का डर है, ये कम से कम आंकड़े तो मुझे नहीं बता रहे। आपके पास कोई आंकड़ा हो नाइट जी? बड़े पुख्ता तरीके से आप कह रही हैं, मुस्कुराहट लाते हुए कह रही हैं चेहरे पर, तो मुझे प्लीज बताइएगा। अभी पूरा डिबेट बाकी है, आपके पास लौटूंगी और समझाइएगा कि प्रधानमंत्री अपने स्टेट में कैसे डर रहे। मलूक नागर जी, अब एक मिनट सर, मैम एक मिनट रुक जाइए। मलूक नागर जी, अब देखिए आप अपना अलग दावा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, पूरा इंडिया 400 पार का नारा लगा रहा है। यहाँ तो समाजवादी पार्टी ने कुछ छोड़ा ही नहीं लड़ने के लिए। नाइट जी ने तो एक एक सीट बता दी। क्यूटो में भी कह रही है कि जनता परेशान है, जैसे काशी का उदाहरण वो दे रही, वहां जनता परेशान है, वो सीट भी समझिए हार गए। नाहिद जी हमारी बहन है, उनकी तो बात बाद में करेंगे, पहले अंशु साहब की बात कर लें। इस देश में नेहरू जी के सामने से ही किसानों की लड़ाई चौधरी चरण सिंह जी ने की, लड़ाई लड़ी किसानों के हित में, देश के हित में। और जब वो पार्लियामेंट में बोलते थे हमेशा तलखी दिखती थी। तो किसानों के लिए जिस आदमी को देवता कहते हैं, मसीहा कहते हैं, इन्होंने कांग्रेस ने सपोर्ट करके प्रधानमंत्री बनवाया, 40 दिन में उतार दिया, तो क्यों उतारा? दूसरा, उनको भारत रत्न लगातार 40 साल से मांग होती आ रही है, क्यों नहीं दिया? इस सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। अच्छा, पिछड़ों का जो करीब 56-60% लोग हैं इस देश में, चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी, राजेश पायलट जी ने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी। राजेश पायलट CWC होते हुए, CEC का मेंबर होते हुए, कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया पिछड़ों में से। जो मैं आंकड़े आते हैं प्राची जी मेरे सामने में, DOPT एंड लॉ जस्टिस प्रधानमंत्री मिनिस्टर होते हैं, उसके जो आंकड़े आते हैं, तो कांग्रेस कार्यकाल में 55-60 साल में हमेशा सीट खाली पड़ी रहती थी पिछलों की। आज कम से कम वो भरी हैं, पर अभी भी गुंजाइश है, अभी भी बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो क्या कांग्रेस के लोग 56% से सीधा टकराव लेते हैं? क्या किसानों से जो 80% लोग हैं देश के, उनकी जानबूझ करके बेइज्जती करके कुर्सी से उतारा, जानबूझ करके उनको भारत रत्न नहीं दिया गया? तो मैं इन सब चीज़ों को जनता देख रही है, इसलिए किसकी ज़्यादा आएंगी किसकी ज़्यादा नहीं आएंगी जनता सब समझदार है प्राची जी। इसलिए मैं कोई आंकड़े या कोई नंबर आपके सामने ऐसा कोई नहीं कह रहा जो बगैर लॉजिक के टेलीविजन पर आके बोल के अपनी अपनी पार्टियों की बजाय वोट बढ़ाने के, और ये बैठ करके जब सारे हम साथी आपस में बोलते हैं अपनी अपनी पार्टी की वोट और घटा देते हैं बढ़ाने के बजाय। बस मैं तो यही कह रहा हूँ प्राची जी। ठीक है, ठीक है। अब जवाब अंजुल दी दे दी इस बात का। एक सवाल जो शहजाद जी ने पूछा था, वो सवाल कि कितनी आ रही हूँ फिर मैं शहजाद आपके पास। एक सवाल जो शहजाद जी ने आपसे पूछा था कि हारने के बाद कितनी बार अमेठी आए राहुल गांधी, ये बता दीजिएगा। और दूसरा जो मलूक नागर साहब कह रहे हैं। प्राची दी, देखिए शहजाद जी से मैंने पूछा कि आप कभी अमेठी गए हैं क्या? कभी आपने अमेठी देखी है कैसी है? आज से 40 साल पहले कैसी दिखती थी, अब कैसी दिखती है? भले हम आप प्रवक्ता हैं, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं तो उसके बारे में समझते हैं। और स्मृति ईरानी जी की जो बात आपने की 60 बार गई, अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अमेठी के लोग कह रहे हैं कि पानी बह चुका है, अब कुछ बचा नहीं उनके लिए। उनकी पूरी जबरदस्त बैंड बाजा बारात के साथ उनकी विदाई करेगी, जोर शोर से विदाई करेगी बैंड बाजा के साथ, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं। जिस तरीके से अमेठी के लोगों को डराया, धमकाया, पत्रकारों से सवाल करने पर उनको नौकरियों से निकलवाया। तमाम पत्रकार साथी ऐसे मुझे वहां पर मिले जिनको सवाल पूछने पर स्मृति ईरानी ने नौकरियों से निकलवाया। गांधी परिवार ने कभी किसी को धमकाया नहीं। हमेशा जिन लोगों ने शिकायत की उनकी बातें सुनी। मैं तो अमेठी में था, लोग राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हुए लोगों से मिलते थे और लोग अपनी शिकायत करते थे कि भैया हमारी ये सड़क नहीं बनी है, हम वोट नहीं देंगे। वो कहते थे नहीं ठीक है बनवा देंगे।
स्मृति ईरानी तो अभी जल्दी की बात है, वो किसी ने स्मृति ईरानी तो 5 साल से यहाँ की सांसद बनी। अंशुल जी, आपकी शिकायत बड़ी वाजिब हो सकती है। आप अमेठी आए, बार बार आप इस बात का रेफरेंस दे रहे हैं। मैं खुद अमेठी में हूँ अंशुल जी। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी कि अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी कितनी बार यहाँ पर आए, इस बात का आपको जवाब देना था। रही आपकी अमेठी की शिकायतों को रही। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी जी, मेरी सुन लीजिए जी। प्रधानमंत्री जी बहुत बार क्यूटो गए, क्या हाल है बनारस का? जो हमने रेल इंजन कारखाना खोला था, क्या कोई नया कारखाना खोल पाए? हमने तो अमेठी में जो दिया, मैं तो कहता हूं कि जाने आने की बात छोड़ो, अमेठी जी 60 बार जाएं या एक बार भी ना जाएं, अमेठी के लिए कौन सा काम किया वो काम बता दें। ठीक है, ये सड़क नाली शौचालय, ये जब आने जाने से फर्क पड़ता ही नहीं है तो क्यों शहजाद पूनावाला से आप पूछ रहे थे कि आप कितनी बार अमेठी गए और कितनी बार अमेठी नहीं गए? अंशुल जी, आप ही ने सवाल उठाया, वही सवाल का जवाब आपसे जानना चाहती हूं। चप्पल वाला हवाई जहाज में जवाब लेना चाह रही हूँ शहजाद। कांग्रेस ने आज से 30 साल पहले ऐसे इंतजाम किए, इंदिरा गांधी के बाद को याद दिलाइए कि एक चप्पल वाला हवाई जहाज उड़ा के हमने वो इंतजाम किए। अंशुल जी प्लीज अब 1 मिनट रुक जाइए। अब शहजाद पूनावाला जी, नाहिद जी के कॉन्फिडेंस और अंशुल जी ने जो सवाल दागे उसका जवाब दीजिएगा। हाँ, पहले अंशु जी का जवाब दे देता हूँ। प्राची जी, मेरे पुराने अवतार में, मतलब कि मैं पॉलिटिक्स में आया उससे पहले मैं आप ही की तरह एंकर था, तो एंकरिंग के लिए जब राहुल गांधी अमेठी के सांसद थे तब भी वहाँ से मैंने शो किए थे, और जब अमेठी से हार गए थे राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जी सांसद थी तब भी मैंने अमेठी से शो किए थे। तो मुझे अमेठी क्या थी और क्या है वो बिल्कुल पता है। परंतु मैं एक सख्त आपत्ति लेता हूँ। अभी इन्होंने कहा स्मृति जी की बैंड बाजा बारात। स्मृति जी एक शादीशुदा महिला है। अंशु जी ने जो बैंड बाजा और फिर बारात जोड़ा है एक शादीशुदा व्यक्ति के लिए, यही कांग्रेस की सोच है। इसी सोच के चलते स्वाति मालीवाल पर इनकी जुबान पर ताला लग जाता है। इसी सोच के चलते राधिका खेड़ा को लेकर इनकी जुबान पर ताला लग जाता है। इसी सोच के चलते इनकी जुबान पर संदेश खाली पर ताला लग जाता है। मैं अगर कहूं कि कांग्रेस का जनाजा उठ के जा रहा है, तो रायबरेली से जनाजा गया है, मैं अगर ये कह दूं तो ये पूरी फतवा जारी हो जाएगा मेरे खिलाफ लुटियंस लॉबी का। पर ये किस प्रकार से एक महिला के विषय में, एक शादीशुदा महिला के विषय में, प्राची क्या आपको ये स्वीकार्य है कि बारात की बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी जी की? हमारे राजनीतिक वैचारिक कितने भी मतभेद हो, स्मृति ईरानी जी की बारात निकल रही है, इसका क्या मतलब है? मैं इस पर सख्त आपत्ति करता हूं। मुझे पता है इंडिया टीवी का ये स्टैंडर्ड नहीं है डिबेट का, पर ये लोग आ जाते हैं कहीं से, ये आ जाते हैं प्रवक्ता बन के, तो मुझे लगता है कि इस पर मैं सख्त आपत्ति दर्ज करता हूं। जताई है तो वो आपत्ति आपके अब आगे मैं बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे 10 सेकंड और बढ़ता हूं। उन्होंने बारात कहा है, इसके लिए वो माफी मांगे। हाँ, बोलिए। हाँ, बस देखिए, ऐसा है कि जहां तक सवाल है कि वाराणसी का क्या हाल है, तो भाई चलिए मैं आपको बता देता हूं। वाराणसी में रिंग रोड फेज 1 बना, काशी विश्वनाथ धाम बना, 13 करोड़ वहाँ पे पर्यटक गए। उसके बाद आपको याद होगा जैपनीज एंसेफेलाइटिस जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को ग्रसित करता था, हजारों बच्चे मारे जाते थे, आज 2 या 3 केसेस पे आ चुके हैं। वहाँ पे पीडब्ल्यूडी ने 680 किलोमीटर के काम किए हैं। 133 जो है वहाँ पर प्लेग्राउंड बने हैं, वहाँ पर 11 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बटे हैं, 12 मदर केयर यूनिट बने हैं, 150 बेड का सीसीयू बना है, 11 लाख लोगों को बैंक अकाउंट मिले हैं, वहाँ पर 93% टैप वाटर कनेक्शन आ चुके हैं, वहाँ पर पीएम मुद्रा लोन 1.83 लाख लोगों को मिला है, वहाँ पर 11 लाख लोगों को 1 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि मिला है। ये सारे काम हुए हैं, मैं आपको काम गिनवा रहा हूं। अब मुझे बता दीजिए कि अमेठी के 5 काम जो राहुल गांधी ने किए हो या जो कन्नौज के 5 काम किए हो, नाहिद जी 5 काम कन्नौज के गिना दे, 5 काम कन्नौज के गिना दे, नहीं गिना पाएंगी, इसीलिए 7-7 8-8 बार कैंडिडेट बदलते हैं। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। अरे छोड़ दीजिए भाई साहब। कन्नौज में तो बताइए नाहिद जी, फिर आ रही हूं अंशुल। कन्नौज तो इत्र नगरी के नाम से पूरे 5 काम बता दो। माननीय अखिलेश यादव जी ने इत्र की वहाँ पे परफ्यूम का फैक्ट्री लगाई, तो उसको भी ठप करने का काम आप लोग ही ने किया। अखिलेश जी ने परफ्यूम की फैक्ट्री लगाई? अच्छा जी, ये विज्ञापन कहाँ पढ़ रहे हैं आप यहाँ डिबेट पे बैठकर? अरे ये विज्ञापन अरबों रुपए के विज्ञापन रोज अखबार में और टीवी चैनलों पर आती रहती, जनता उठ चुकी धरातल पे। नहीं, ये अखिलेश जी का परफ्यूम का बिजनेस कब से शुरू हो गया था भाई? उन्होंने कब से फैक्ट्री लगा दी? जब ये बोल रहे थे तब मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। चलिए बोलिए। जब ये बोल रहे थे, देखिए ये जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अच्छा कोई इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अरे मैं इनको जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठी हूँ। मेडिकल कॉलेज तमाम बने, तमाम काम हो रखा है। अरे आप लोग कहाँ काम दिखा गिना रहे हैं? एक काम जो आपने किया बता दीजिए। केवल विज्ञापनों पे तो काम चल रहा है आप लोगों का। तमाम मेडिकल कॉलेजेस सपा सरकार ने बनाए, परफ्यूम पार्क बनाया, तमाम काम किया है परफ्यूम पार्क। पार्टी की सरकार। ये परफ्यूम पार्क क्या होता है भाई? आप लोग ने क्या किया? आपने क्या किया?
परफ्यूम पार्क क्या होता है ये बताइए मलूक जी, ये परफ्यूम पार्क बताइए क्या है भाई, मैंने तो कभी देखा नहीं जिंदगी में। तो एक लफ्ज बोला नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो एक लफ्ज नहीं बोला। परफ्यूम पार्क क्या है वो बताओ मैडम। वो आदमी चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहे थे, तुम भी नए नए आरएलडी में गए, उन्हें नहीं मालूम 5 काम गिनवाओ ना कन्नौज के। बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में इस बुनियाद पे पड़ी थी कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और ये तो चौधरी चरण सिंह जी के खिलाफ इनकी पार्टी बनी है बीजेपी। आज आपने उनके साथ गठबंधन कर लिया। अरे किसानों की किस्मों से आप बीजेपी का पक्ष ले रहे, काला कृषि कानून। आप तो हमेशा हंसकर खिलखिलाकर मुस्कुराकर जवाब देती हैं, काहे आप इतना गुस्सा हो रही हैं? आपसे 5 काम क्या पूछ लिए नाहिद जी, नाहिद जी, नाहिद जी, नाहिद जी, नाहिद जी, आपसे 5 काम क्या पूछ लिए? आप जो खिलखिलाकर मुस्कुराकर अभी 79 सीटों के दावे कर रही थी, वो मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई? आप बताइए ना 5 काम। शहजाद जी एकदम खामोश शांत हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि कन्नौज में आपने काम किए। नहीं, आप जिस तरह से हमसे पूछ रही हैं, अगर आप इस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता से पूछती कि ये जो काम आप विज्ञापन पढ़ रहे हैं ये धरातल पर है कि नहीं है, आपने नहीं पूछा। आपने पूछा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की महिला छात्राओं के साथ जो देखिए वो विज्ञापन है, वो काम है। भाजपा के गुंडों ने जो जघन्य अपराध किया, क्या आपने उसमें सवाल? अरे मैडम दिक्कत ये है ना, आप टीवी देखकर नहीं आती हैं, और आप इंडिया टीवी तो शायद मुझे लगता है देखना भूल जाती हैं। आप शायद भूल जाती हैं महिलाओं के मुद्दे पर मैंने जितने डिबेट्स किए हैं और जितने सवाल मैंने भारतीय जनता पार्टी से पूछे हैं ना मैडम, मैं आपको भेज दूंगी सारी क्लिप, तो कम से कम मुझे तो चैलेंज मत करिए। रही बात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, मैं सवाल अरे मैडम आपके हिसाब से थोड़ी ना होगा, अरे आपकी टाइमिंग के हिसाब से थोड़ी ना होगा, आपके हिसाब से थोड़ी ना होगा। कन्नौज में 5 काम क्या पूछ लिया आपसे मैडम, आप तो गुस्सा होने लग गई, आपके हिसाब से थोड़ी ना होगा। चलिए वो बनारस हिंदू वो बीएचयू पर बोल देंगे, आप बोल दीजिए स्वाति मालीवाल पर, आप बोल दीजिए राधिका खेड़ा पर, बोलिए ना। घबराइए मत, 4 जून को आपको भी आजादी मिलने वाली है। इंडिया गठबंधन आप घबरा रही है, मुस्कुराहट आपकी गायब हुई है, आपकी मुस्कुराहट गायब होती है मैडम, मेरी नहीं। मुझे तो जो सवाल पूछना होता है मैं पूछती हूँ, और डंके की चोट पर पूछती हूँ। शहजाद जी जवाब दीजिए इनकी बातों का, और बता दीजिए जरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पर। हाँ, मैं बिल्कुल उस पर भी जवाब दूंगा प्राची जी। प्राची जी मैं अपनी बात को रख लूं। थोड़ा खामोश हो जाइएगा नाहिद जी, इतना पेशेंस रखिए अब। हाँ देखिए नाहिद जी थोड़ी व्यवहारिकता समझिए। मैं स्टूडियो में बैठकर डिबेट नहीं कर रही हूँ मैडम, मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। आप एक साथ सब बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आएगा, और फिर आप गुस्सा होने लगेंगी, मेरा सवाल नहीं पूछा, इसका सवाल नहीं पूछा। आवाज थोड़ी डाउन करिए प्लीज, बोलिए शहजाद जी। देखिए प्राची जी, क्योंकि उन्होंने बीएचयू विश्वविद्यालय का सवाल उठाया तो मुझे लगता है एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते मुझे बीएचयू का जवाब देना चाहिए। बीएचयू में जो हुआ उस बेटी के साथ वो जघन्य अपराध था, किसी ने भी डिफेंड नहीं किया, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। पर आज बताइए कि विभव कुमार के लिए प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं, और वो भी तब जब राज्यसभा सांसद उन्हीं की है जिसने ये आरोप लगाया है, संजय सिंह उन्हीं के है जिन्होंने पुष्टि की है। अब बता दीजिए कि हमने तो किसी को डिफेंड नहीं किया, हमने तो सख्त कार्रवाई की। और दूसरी बात, प्राची को कोई आज़ादी आपसे नहीं चाहिए, प्राची की आज़ादी संविधान के तहत है, परंतु प्राची को बॉयकॉट करने वाले आपकी जमात थी। और आखिरी बात यह है कि ये परफ्यूम पार्क क्या है, मलूक नागर जी, ये परफ्यूम पार्क कहाँ है? ये परफ्यूम पार्क हमको भी दिखाइए, हम भी उस परफ्यूम पार्क में जाकर खेले नहाए, मतलब जाएंगे हम भी परफ्यूम पार्क में। ये परफ्यूम पार्क कहाँ बना दिया है जरा मैं खोज रहा हूँ। ये वही अखिलेश जी का 79 सीट्स और परफ्यूम पार्क दोनों खोज रहा हूँ मैं। ये परफ्यूम पार्क देखना है मुझे। बताइए मलूक ठीक है, मलूक नागर जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी मलूक नागर जी बोलिए। जी प्राची जी, देखिए ये नाहिद हमारी बहन है। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में इनको बहुत श्रद्धा और बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए। और जो माननीय मुलायम सिंह जी जो समाजवादी के संस्थापक थे, शुरुआत पार्टी जिन्होंने करी, वो बहुत सम्मान रखते थे। और अखिलेश जी को व्यक्तिगत स्तर पे मैं जानता हूँ बढ़िया तरीके से, वो भी चौधरी जैन जी का बड़ा सम्मान करते हैं। जहाँ तक बात है अमेठी की, जो कांग्रेस के हमारे साथी बैठे थे कि आप गए कि नहीं गए, अमेठी के बारे में 2 चीज़ें मुझे बतानी है। एक तो माननीय चौधरी जयंत जी के आदेश पे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरएलडी के, उनके आदेश पे हम कई बार गए हैं। मेरा दूध का प्लांट है, गांव से वहाँ दूध इकट्ठा होता है।
तो हमें पूरी जानकारी वहाँ की है, क्या जनता चल रही है। और जो दूसरी बात है, वहाँ 5.5 लाख के करीब मुसलमान हैं, जिनमें 3.5 लाख मुसलमान गुजर हैं, जिनका डायरेक्ट कभी मुगलों से लड़ाई या लोधी से लड़ाई या अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के पहले वो और हम एक ही खून थे। मैं हिंदू गुजर हूँ, वो मुस्लिम गुजर है, उनसे बातचीत होती है। जम्मू कश्मीर में 29.4 मुसलमान गुजर हैं, वहाँ से बातचीत हो रही है। वहाँ माहौल ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने ठीक ही किया, वो रायबरेली चले गए, नहीं तो वहाँ रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे टेलीविज़न पे बैठ के हम कुछ भी कहते रहें, उससे बात नहीं बनती। लॉजिकली बात तो ये है, बस यही मुझे प्राची जी कहना है। नहीं तो यही दावा तो मलूक जी कांग्रेस भी कर रही है ना भाई, एयरपोर्ट्स तो इनके पास भी आ रही हैं। केएल शर्मा जीतेंगे दावा तो कर रही है ना कांग्रेस, और उनके पास आधार है जीत का। आधार है, आधार प्राची जी अगर आधार है तो पूरे देश में एक मैसेज देने के लिए राहुल गांधी जी को वहीं से लड़ना चाहिए था। वहां से उनका ना लड़ना अपने आप में एडमिट फैक्ट है, स्वीकृति है कि कहीं ना कहीं अमेठी को ये लोग कमजोर मान रहे थे। पूरे देश में एक मैसेज जाता, यहाँ आके बगैर लॉजिक के कोई भी बात कहते रहे और लड़ने को आ जाए, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। देखिए बार बार आप कितना भी डिफेंड करें अंशुल जी, लेकिन ये बात घूम फिर कर पूरे डिबेट में आई जाती है। जब इतना सब कुछ ठीक है और आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो अमेठी छोड़ रायबरेली क्यों चलेगा? नहीं, मैं बिल्कुल डिफेंड कर ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। और इस बात को एंकर भी नहीं समझ सकते, ना बीजेपी के लोग समझ सकते, ना दूसरे लोग समझ सकते कि गांधी परिवार और अमेठी के बीच में क्या रिश्ता है, क्या सेंटिमेंट्स हैं। इनको आप समझ नहीं सकते, ना मैं उन्हें बता सकता हूं। उनके बीच में जो एक भावुक रिश्ता है, उसका परिणाम आपको 4 जून को दिखेगा। आप समझ रहे हैं ना सर, उसी समझ के आधार पर बता दीजिए। गांधी परिवार ने हमारे लेट मी कंप्लीट, मैं कंप्लीट ही तो कर रहा हूं, बता ही तो रहा हूं, सुनिए तो। 4 जून को गांधी परिवार ने अपने प्रतिनिधि जो 40 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, 40 साल, उनको अमेठी की जनता अपने सर माथे बिठाकर जिताने जा रही और ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। और शहजाद पूनावाला जी ने कहा, मैं उसे करेक्ट कर दे रहा हूं, बारात नहीं है बिल्कुल, लेकिन बैंड बाजा गाजे बाजे के साथ विदाई होने जा रही है, तय है। अब 60वें चक्कर के बाद 61वां चक्कर स्मृति ईरानी जी का लगेगा नहीं, और रिटर्न का टिकट उन्होंने बुक करा लिया है, कहिए तो भेज दूं आपको, आपके पास नहीं होगा। दूसरा, आपने शहजाद जी कहा कि ये कहां से चले आते हैं। हम अपने घर से आते हैं, अपने कांग्रेस से आते हैं, ठीक है। आप कहां से आते हैं, पहले इसका जवाब दीजिए। दोबारा इस तरीके की बोलने की हिम्मत मत करना शहजाद पूनावाला, नहीं तो वो जवाब दूंगा जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा। तीसरी बात आपने कही कि स्मृति ईरानी, कांग्रेस ने अमेठी में क्या काम किया है। जिस सड़क पर चलकर स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची थी ना चुनाव लड़ने, जिस गलियों में जा जाके, जिन सड़कों पे जा जाके उन्होंने झूठ बोला था ना कि हम 13 रुपए किलो शक्कर देंगे, हम झूठ बोला ना उन्होंने कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। वो सड़कें कांग्रेस ने बनवाई थी। एक कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया आप बता दो, हमने तो जगदीशपुर बनाया, मुंशीगंज बनाया, अमेठी बनाया, कोई एक बना दो, बता दो, आपके पास हिम्मत हो। सड़कें गिनाने के लिए बैठे हो यहाँ पर, सड़कें तो हमने बनाई वहां पर, NHI 4 लेन पूरा जाल बिछा दिया हमने राष्ट्रीय राजमार्गों का। जो बीजेपी के लोग वहां जा जाके झूठ बोलते वो हमने बनाए। ऊसर था ऊसर, राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस ने लग कर वहां उपजाऊ जमीन बनाई। प्राची जी आप तो हैं वहां पर, प्राची जी अब मुझे लगता है कि मुझे जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। जी मैं शहजाद 1 मिनट आ रही हूँ, बस 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ नहीं अंशुल जी, आपकी सारी बातें ठीक हैं, बट मैं ऐसे अपील कर रही हूँ अपने सभी मेहमानों से, प्लीज एक दूसरे को ये धमकाने भरे लहजे से बात करना बंद कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम अपनी पार्टी, आप अपनी पार्टी की बात करने के लिए बैठे हैं, अच्छे से बात करेंगे, एक हेल्दी वे में चर्चा होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आप सबको बोला, मेरी आप चारों से यही दरख्वास्त है कि कम से कम इतना मेंटेन करके रखें। बोलिए शहजाद जी, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि किसकी विदाई होने वाली है और कौन जुदाई में रो रहा है, मुझे लगता है कि उसके बारे में तो मुझे नहीं बोलना है, वो तो जनता तय ही कर रही है। अभी बार बार जुदाई तो हो रही है सत्ता से, 2014 से भी हुई, 19 से भी हुई और 24 में भी होने वाली है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कोको कोला की वहाँ पे बॉटलिंग प्लांट लगी है, ये लगी है नहीं लगी है? 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, आपने एक बोला, मैंने गिना दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इतने आपने काम किए हुए हैं काम, तो बता दीजिए कि अमेठी और रायबरेली कुल मिलाकर 10 विधानसभा, कितनी विधानसभा आपने 2022 में जीती?
कितनी विधानसभा 2017 में जीती, कितनी विधानसभा 2012 में जीती, जरा गिना दीजिए। इतना ही काम किया है ना तो विधानसभा तो जीती होगी। और अंशु गुप्ता जी, चलिए आप तो बड़ी बातें कर रहे हैं ना, अब मैं तो बाहर से आ गया, मेरा वैसे वोट नोएडा में है, मेरा वोट उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश का वोटर हूँ मैं, मेरी कर्मभूमि ये है, जन्मभूमि चाहे जो भी हो, तो मैं मुंह उठाकर नहीं, मैं यहीं का हूँ। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बता दीजिए रायबरेली और, सुन लीजिए, रायबरेली और अमेठी में कितने गाँव हैं? पूछिए, बताइए, बिना गूगल कीजिए, मुझे गाँव के नंबर बता दीजिए रायबरेली अमेठी के। आप तो यही के जीएमयू भेज दीजिए, अच्छा साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट है, इनका इलाज होना जरूरी है। जितने नहीं, नंबर बताओ, नंबर ना है जी। शहजाद भाई, जितने भी गांव हैं, जितने भी नहीं, नंबर बताओ, राहुल जी की तरफ पेश मत आओ, बताओ नंबर। जितने भी, मैं बस सब बता दे रहा हूँ, मैं सब बता दे रहा हूँ, गूगल मत करो। जितने भी गांव हैं, उन सभी गांव की गरीब परिवारों की महिलाओं को हम 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं। चलिए, और आप देखिएगा रिजल्ट 4 जून को। अच्छा जी, आप चिंता मत करिए। गांव कितने वो तो बता दो, गरीब महिलाएं बाद में गिन लेना, गांव कितने वो बताओ। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। प्राची जी, ये है अमेठी के इंचार्ज। तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी शहजाद भाई की तरीके से गांव पर बात करनी चाहिए, गांव पर बात करनी चाहिए, काम पर बात करनी चाहिए। अच्छा, अंशुल जी, चोरी पर बात कर रहे हैं। अंशुल जी, चला जाएगा। मैं एक खबर बता रही हूँ, अंशुल जी बीच में रोक रही हूँ, एक खबर बता रही हूँ। मुझे आप बताइए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वही खबर बता रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक बार फिर से कांग्रेस पर अटैक किया। अंशुल जी बीच में रोक रही हूँ सर आपको, मुझे खबर बतानी है, फिर उस पर आपका रिएक्शन भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कह दिया है कि भाई कांग्रेस जो है वो मुस्लिम आरक्षण देगी, मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। अब ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बड़ा मुद्दा होता जा रहा है और इसे अपने अपने लिहाज से जो पार्टियां हैं उसका नैरेटिव करने की कोशिश कर रही हैं। इस पर अब जवाब दीजिए अंशुल जी। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहरा दिया है कि आप मुस्लिम आरक्षण के पक्षधर हैं। कांग्रेस के शहजादे का वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, पीएम ये कह रहे हैं, और आप मुस्लिम आरक्षण देंगे। देखिए, कांग्रेस की जो शहजादे की बात करते हैं वो इस देश के शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहीद जादे हैं। शहजादे नहीं, शहजादा वो है जो 50,000 से 80 करोड़ कमा लेता है और बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है। कौन है शहजादा? आप भी समझ गई। अब दूसरा मुद्दा इस समय सबसे बड़ा यही है कि जो संविधान को बदलना चाहते हैं, जो संविधान हटाना चाहते हैं, उनको जनता हटा रही है। भाजपा प्रधानमंत्री ना तो अपनी 10 साल की उपलब्धियां बता पा रहे हैं, ना तो कोई काम गिना पा रहे हैं, और नौजवानों का नाम तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी नहीं रखा, क्योंकि वो 2 करोड़ की बात करके आए थे, जुमला निकला। अब वो नौजवानों की बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अंशुल जी, आपकी भाषा में कहूँ तो ये मुद्दे भटकाते हैं, गाँव के बारे में झूठ बोलते हैं। एक मिनट अंशुल जी, गाँव के बारे में पूछ रहे थे, चाहिए आपसे ताकि सवाल पूछूं से शहजाद पूनावाला से, आप डिनाई क्यों नहीं कर देते हैं? अरे सर, अंशुल जी अमेठी से थोड़ा बाहर निकलिए। मुस्लिम आरक्षण पर बात कर रही हूँ, थोड़ा उस पर जवाब दीजिए, क्लैरिटी दे दीजिए और डिनाई कर दीजिए, जरा डिनाई कर दीजिए, बोल दीजिए कि नहीं भाई हम मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे। मैं तो कहता हूँ प्राची जी मेरी बात सुनिए। मैं तो कहता हूँ कि आपके आजाद होने का समय आ चुका है। आजादी को महसूस करिए। जो 47 की आजादी थी, पिछले 10 साल से बंद थी, वो 4 जून को होने जा रही है। अब बीजेपी के एजेंडे पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्राची जी, अरे सर, 1971 का वक्त भी देखा था इस देश ने, तो कम से कम इस बात पर तो बहस ही मत करिएगा मुझसे। आइए जरा, आर्यू मिनारी जी, शहजाद जी मुद्दे भटकाते। आप मुस्लिम आरक्षण पर सीधा सवाल पूछा था मैंने अंशुल जी, इतने आजाद थे तो जवाब दे देते एक बार। आप बताइए शहजाद जी, मुद्दे भटकाते हैं आप लोग क्योंकि काम नहीं है आपके पास। प्राची जी, संविधान को बदलने जा रहे हैं हम लोग, ये बात तो ये कह रहे थे। तो संविधान का सबसे बड़ा बदलाव तो धार्मिक आधार पर आरक्षण आंबेडकर जी के खिलाफ जाकर, और वो भी SC ST OBC समाज का हक मारकर देना, जो उन्होंने कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट, और इसी उत्तर प्रदेश में मलूक जी बैठे, उनको पता है सलमान खुर्शीद ने 9% की रिजर्वेशन की बात 27% के कोटे से की थी। समाजवादी ने अपने 2012 के मैनिफेस्टो में 18% मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे ये तक कहा था। अब बताइए संविधान कौन बदल रहा है, किसने बदला है इस प्रकार के कृत्य करके? तो मैं अपने OBC SC ST समाज के भाइयों की ओर से एक ही सवाल पूछ रहा हूं, एक बार नाहिद जी बोल दीजिए कि मुस्लिम आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बोल दीजिए, खत्म कीजिए मामला। नाहिद जी नहीं बोल पाएगी, धर्म कहा तो नहीं है ना शहजाद जी, मुद्दा आप लोग उठाकर लाए,
ना इनके घोषणा पत्र में मंगलसूत्र लालू जी ने बोला, ना मुस्लिम आरक्षण का, लालू जी ने बोला, इस मुद्दे प्राची, लालू जी ने बोला पूरा मुस्लिम आरक्षण दे देंगे। प्राची जी आपने शो किया था उस पे 5 बजे का, मेरा सौभाग्य नहीं था, मैं नहीं था आपके साथ उस शो में। लालू जी के ऊपर आपने शो किया था, शायद बिहार से संभवतः। मुझे याद है सर, मुझे याद है, लेकिन मुझे याद है सर, मुझे याद है लालू जी ने बोला था, लेकिन मुद्दा आपने उठाया था। बोलिए नाहिद जी, नाहिद जी मैं आ रही हूँ आपके पास। क्या बोला है पीएम ने, क्या बोला है पीएम ने, एक बार सुनवा दूं, फिर नाहिद जी सीधा आपके पास। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। तो आपने पीएम को तो सुन लिया, ये अटैक उन्होंने बोला है। अब नाहिद जी अगर ऐसा नहीं है तो एक बार खारिज कर ही दीजिए आज, ताकि बीजेपी इस प्रोपेगेंडा को ना चला पाए। आपके हिसाब से प्रोपेगेंडा है तो बीजेपी खत्म कर दे, एक्सपोज हो जाए बीजेपी। डिनाई कर दीजिए कि ऐसा नहीं होगा। प्राची जी आपका चैनल दिखा रहा है, पूरा देश देख रहा है। बहुत बुजुर्ग हो गए मोदी जी, देखिए बहुत बुजुर्ग है। मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, बहुत बुजुर्ग है। आप बार बार आप प्रधानमंत्री कहते हैं। अरे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, मोदी जी बोल रहे हैं। अपनी पार्टी का चिन्ह लगाए, कमल का फूल सामने लगाए, अशोक का लाट नहीं लगाया कि प्रधानमंत्री बोल रहे, मोदी जी बोल रहे, अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। इसको आप लोग थोड़ा सा अमेंड करिए अपनी बात को। और कहाँ 16? अरे मैडम आप ही तय कर दीजिए मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। अगली बार से जब आप मेरे शो पर आएंगी ना तो एक स्क्रिप्ट लिख दीजिए और एक ना शब्द लिखकर दे दीजिएगा मुझे कि आप ये बोलेंगी, ये नहीं बोलेंगी, ये बोलेंगी, ये नहीं बोलेंगी। मुझे लगता है आप तभी खुश रहेंगी। बिल्कुल टोकूंगी मैं, बिल्कुल टोकूंगी। आप पर्सनल होने लग जाती हैं और आपको टोक दूं तो आपको दिक्कत हो जाती है। मुस्लिम आरक्षण पर बोलना था मैडम और गोल गोल घूम जाती हैं, इसलिए समय चला जाता है। समय बस इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैडम नहीं सुन पाऊंगी, समय इतना ही था।